नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस डिस्कशन में हम लोग आज से इंडियन इकोनॉमी बाय नितिन सिंघानिया स्टार्ट करेंगे, जो कि लेटेस्ट एडिशन होगा, थर्ड एडिशन, जो कि हाल ही में भी लॉन्च हुआ है। अगर आप इस तरह की डिस्कशंस और स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटीज को कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लाइव गूगल मीट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये लाइव गूगल मीट क्लासेस है क्या, काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। लाइव गूगल मीट क्लासेस में आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 2023 यूपीएससी और 2024 यूपीएससी से रिलेटेड है। आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके लाइव इस तरह की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। जैसा कि ये डिस्कशन है, मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, वो लाइव गूगल मीट क्लासेस को अटेंड करके एक कंप्लीट तरीके से 1 साल की फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करते हैं, जिसकी फीस काफी ज्यादा नॉमिनल है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है 9625297706, ये नंबर दोस्तों कॉमन है व्हाट्सएप के लिए भी और टेलीग्राम के लिए भी। आप इस पे मुझे मैसेज करके फाउंडेशन कोर्स जो अपकमिंग स्टार्ट होने वाला है, जो हम प्रीलिम्स के जस्ट इमीडिएटली बातें स्टार्ट कर देंगे, जिसकी डेट होगी 9 से 15 जून के बीच में हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। लगभग 3 बैचेस बनने जा रहे हैं और एक बैच के अंदर 30 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। फर्स्ट बैच और सेकंड बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, अब बचा हुआ है सिर्फ एक बैच, तो आप उसमें अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके, मैसेज करके। और रजिस्ट्रेशन दोस्तों बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। और फाउंडेशन कोर्स की जो फीस है वो काफी ज्यादा नॉमिनल है, आप वो मुझे मैसेज करके वो पूछ सकते हैं। और भी आपके कोई डाउट हो फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं। जैसा कि ये डिस्कशन और चैनल पे दूसरी तरह की डिस्कशन जो पड़ी हुई है, हम लोग 6 से लेकर 12th क्लास की जो एनसीईआरटीज है, यानी कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स को काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसके अलावा जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत हो गई, जैसे ये इंडियन इकोनॉमी हो गई नितिन सिंघानिया की, या फिर आर्ट एंड कल्चर हो गई नितिन सिंघानिया की, स्पेक्ट्रम है, हर बुक को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग कवर करेंगे, शंकर आईएएस वगैरह एक्सेट्रा। एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको इसी कोर्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो फायदेमंद वाली बात है आपके लिए, अगर आप लोगों का ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करके पीएसआईआर ऑप्शन के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। वो ऑप्शनल आपका कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाया जाएगा उसी फीस के अंदर, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अवेल करने के लिए आप 5 जून से पहले, जो कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होने वाली है, आप उससे पहले ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ट्रू आईएएस एंड पीसीएस कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नंबर बताई दिया 9625297706। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी किस किस तरह की होती है? इकोनॉमी हमने देख लिया था क्या होती है। कशिश क्या होती है इकोनॉमी से, आपने क्या सीखा लेमैन लैंग्वेज के अंदर? मतलब एक कंट्री, एक रीजन के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कौन कौन उसको कंज्यूम करते हैं क्या क्या, और किस हिसाब से जो कंट्री के अंदर लिमिटेड यानी कि स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उसका पॉपुलेशन के अंदर किस प्रकार से एलोकेशन होता है। यही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दिवजोत प्रीवियस वीडियोस सुन लेना, बाकी आप यहाँ से देख लो, तो ये भी फ्रेश हीट चीज़ है आपके लिए। ठीक है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट मैंने अच्छे से कवर करवाया था, तो उसको देख लेना। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही है, बेसिक इकोनॉमी इकोनॉमिक्स की मीनिंग की बात करी थी मैंने। अब लेकिन फोकस करो आप टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे। इकोनॉमी जो है ना, वो बहुत लार्जली डिपेंड करता है कि किस हिसाब से जो भी उस इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज जो अवेलेबल है ना, उनका किस प्रकार से वहाँ पर उस इकोनॉमी के अंदर डिमांड और सप्लाई का पैटर्न है। यानी कि 3 सिचुएशंस हो सकती है ना। कंज्यूमर्स जितनी डिमांड कर रहे हैं वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स जितना सप्लाई कर पा रहे हैं। कंज्यूमर्स जितनी डिमांड कर रहे हैं वो मैच नहीं हो पा रही, ठीक है। सप्लाई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, डिमांड कम है, या फिर
इकोनॉमी के अंदर जितनी लोग जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उतनी सप्लाई की अवेलेबिलिटी है। मुझे बताओ इसके अलावा कोई भी सिचुएशन बन सकती है क्या? डिमांड सप्लाई की यही 3 सिचुएशंस है ना। या तो इकोनॉमी के अंदर नंबर 1 सिचुएशन डिमांड ज़्यादा करने वाले लोग हैं, या सप्लाई ज़्यादा हो रही है डिमांड कम है, या डिमांड और सप्लाई इक्वल है, बिल्कुल बैलेंस है। बताओ कोई दिक्कत? अब जिस हिसाब से नेचर होता है डिमांड और सप्लाई का, उसके हिसाब से आप अलग अलग इकोनॉमीज को 3 मेजर टाइप्स में क्लासीफाई आप कर सकते हो। एक होता है मार्केट इकोनॉमी, एक होता है नॉन मार्केट इकोनॉमी, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। एक इकोनॉमिक सिस्टम को आप मार्केट इकोनॉमी तब कह सकते हो, या फिर आप ऐसा कह लो, मार्केट इकोनॉमी एक इस प्रकार से इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर आपको पता लग रहा है ना मार्केट फोर्सेस, यानी कि वर्ड मार्केट इज एसोसिएटेड विद प्राइवेट इंडिविजुअल। आप सिर्फ अभी इस पे फोकस करो जो मैं लिख रहा हूं, प्राइवेट इंडिविजुअल। और इसका फिर एक और मतलब है कि लेस एंड लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, है ना। इसका मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा मौका दिया जाएगा। अब इसको रिलेट कर लो, अब पढ़ लो। ये एक इस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहां पर बिना रुकावट के, अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कशिश दिग्जोत, बिना रुकावट के, अनरिस्ट्रिक्टेड, आप इसको अनरिस्ट्रिक्टेड भी कह सकते हो, अनरिस्ट्रिक्टेड कंपटीशन एग्जिस्ट करता है प्राइवेटली ओन्ड इंटरप्राइजेस में। और वो जो प्राइवेटली ओन्ड इंटरप्राइजेस होती है ना, अलग अलग, जिसमें मान लो टूथपेस्ट की कंपनी है, चिप्स के पैकेट की कंपनियां हैं, दूध के अलग अलग ब्रांड्स हैं देश के अंदर, कपड़ों के, जूतों के, बिस्किट्स के, चॉकलेट्स के, किसी भी चीज़ के A to Z आइटम, बस सरकार का कंट्रोल नहीं है। आप और मैं कल को नई ब्रांड बनाकर हम भी लॉन्च हो सकते हैं मार्केट के अंदर, हम भी अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। एक नाम ले दूं मैं, सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सोनी पे अभी एक चीज़ चली थी, शार्क टैंक इंडिया, पता है क्या करते थे लोग? अपने ब्रांड को प्रमोट करने आते थे। क्या वो सरकारी ब्रांड थे या फिर प्राइवेटली ओन्ड ब्रांड थे? जैसे हम जैसे लोग घरों से निकले अपना चीज़ें प्रमोट करने, बताओ, प्राइवेटली ओन्ड थे ना। वो सिर्फ क्या चाहते थे कि हाँ आप हमें पैसा दे दो थोड़ा सा और पार्टनर बन जाओ हमारी कंपनी के अंदर, प्रॉफिट मिल बांट के खाएंगे, हमें अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पैसा चाहिए। यही था ना पूरा गेम। अपने आइडिया देते थे जजेस को, अगर पसंद आ जाए तो वो पैसा दे देंगे करोड़ों रुपए उनको उठाने के लिए। यही था पूरा का पूरा फंडा। घर से आपने सोचा कि कशिश आप बहुत अच्छी एक न्यूज़पेपर, अखबारों या जो कूड़ा कबाड़ा जो नॉर्मल घरों में होता है उससे आप बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। इस चीज़ का आपका एक कंपनी है। या दिव्योत फालतू के जितने भी कपड़े हैं आप उनसे बहुत अच्छे एक फैशन डिज़ाइनर टाइप ऑफ मॉडल वाले कपड़े बना सकते हो। ये आपका एक आइडिया है, तो ये प्राइवेटली ओन्ड आइडिया तो हुआ। अब इसके हिसाब से आपने इस आइडिया को लेते हुए अपने एक फैक्ट्री, एक इस्टेब्लिशमेंट, एक फर्म या एक इंडस्ट्री खोल ली। ऐसी आपके जैसी और लोगों ने इंडस्ट्री खोली हुई है। ये डिटरमाइन करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स इस मार्केट इकोनॉमी के अंदर कि प्रोडक्शन कितनी होगी और प्राइजेस क्या होंगे। यानी कि ध्यान से सुनना, मार्केट फोर्सेस जो होती है ना, मार्केट फोर्सेस का मतलब समझ जाओ क्या होता है, ऊपर लिख देता हूं। मार्केट फोर्सेस का मतलब ये होता है, मैं मार्केट इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं मार्केट फोर्सेस। मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो मार्केट फोर्सेस होती हैं, डिमांड और सप्लाई, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है खुद ब खुद। सरकारी कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहोगे यार ये कैसे पॉसिबल है? इकोनॉमी में क्या चीज़ों की डिमांड है, क्या सप्लाई है, सरकार ही तो कंट्रोल करेगी, अपने आप कैसे कंट्रोल हो जाएगी? अपने आप यार देखो ऐसे कंट्रोल हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक, मान लेते हैं दिव्योत, कशिश, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, आसपास कोई नहीं रहता, दूर दूर तक कोई नहीं रहता, ठीक है। एक दुकान है राशन की, वहां पर हम लोग गए और हमने क्या लेना है, मान लो कि हम लोग लेकर आते हैं वहां से हनी लेकर आते हैं। चलो, हनी के साथ साथ हम लोग लेकर आते हैं चिप्स के पैकेट, कुछ बिस्किट्स और 10 किलो आटा यानी कि फ्लोर, ठीक है, 10 kg फ्लोर।
पूरा हमने राशन मतलब जो जो हमें चाहिए था इतना वो कर लिया, और इसके साथ साथ आप ये मान लो कि हमने कोई भी एक रसना या रूह अफ़ज़ा की एक बॉटल ले ली। ये मतलब कुल मिलाकर 5-10 आइटम हमने ले लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे जवाब देते चलना। ये प्राइवेट लोग ही बेच रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों ने ही बनाकर बेचा है। ये कोई भी रसना या जो भी आटा वगैरह ये कोई सरकारी उससे तो आता नहीं है, पता है ना आपको। मतलब ये सारी चीज़ प्राइवेट ब्रांड्स की है ना। हम लोग खरीदेंगे, चिप्स खरीदेंगे लेस के, कुरकुरे के, शहद, डाबर, बिस्किट, ओरियो, आशीर्वाद का आटा और रसना या फिर रूह अफ़ज़ा, ठीक है। सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, मैंने सबके एग्जांपल इसलिए वो लिया। एक ही बिल्डिंग में हम लोग रह रहे हैं, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। लेकिन मुझे जवाब ये देना, आपको ये पता है कि ये जो राशन वाला है ना थोड़ा सा महंगा सामान बेचता है, और ये इस बात का फ़ायदा उठाता है कि दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। दिवजोत, दीपांक और कशिश को 12-10 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब सिर्फ एक 10 रुपये का ओरियो लेने के लिए वो गाड़ी थोड़ी ना 12 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे। और ऐसे ही हम लोगों को देखते हुए दुकान वाला और भी जितने लोग हैं, वो इस एरिया में इकलौती दुकान है, अपने हिसाब से चार्जेस वो करता है, ठीक है, चार्ज करता है। कुछ साल बाद क्या हुआ, उस एरिया में इस प्रकार की राशन की कम से कम 9 शॉप्स खुल गई। अभी मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या लेने गए हैं, मतलब अभी हम लेने जाएंगे, लेकिन वो दुकानें खुल गई। अब यहाँ पर ये लोग अपनी खुद की कोई भी चीज़ बेच रहे थे, वो महंगी नहीं बेच सकते। बताओ मुझे, कशिश क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि अगर एक दुकानदार महंगी बेचेगा तो हम लोग बीइंग दीपांक, दिवजोत एंड कशिश, हमारे पास क्या ऑप्शन है, कितने और ऑप्शन अवेलेबल हैं? 8 और 9 ऑप्शन और अवेलेबल है कि नहीं है? कोई भी वहाँ पर महंगी चीज़ नहीं बेच सकता। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, ये रसना या फिर जो हमने क्या कहते हैं 10 किलो ये जो आटा ये खरीदा, बिस्किट खरीदे, कुछ शहद की बोतलें खरीदी और कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे, क्या इसके रेट अलग अलग जगह पर वेरी करते हैं क्या? बताओ। या कोई भी दुकानदार ऐसा कर सकता है कि लेस का पैकेट 10 रुपये का 15 रुपये का दे? नहीं ना। ये क्यों नहीं कर सकता? अच्छा चलो, ये सारी चीज़ें तो हटा दो, चलो दुकानदार ये नहीं कर सकता, ये तो बहुत लॉजिक आर्ग्यूमेंट है कि कंपनी ने जब रेट इतने डिसाइड कर रखे हैं तो वो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस एग्जांपल को हटा के मैं एक नॉर्मल एग्जांपल कर देता हूँ, ये वाला आपको बाद में समझाऊंगा मैं। अभी एक मार्केट इकोनॉमी आएगी आने वाले टॉपिक में, उसमें ये एग्जाम्पल फिट बैठेगा। हम इस एग्जाम्पल को वहाँ तक के लिए बचा के रख लेते हैं। बहुत एक एग्जांपल लेकर कर लेते हैं, इतना सारा राशन का आइटम नहीं, सिर्फ एक आइटम को लेकर बात करते हैं। चलो बताओ, कोई सी भी एक प्रोडक्ट का नाम बताओ, खाने पीने का कोई भी चीज़, बिस्किट, चिप्स, आइसक्रीम, कुछ भी बताओ, चॉकलेट, टॉफ़ी, चॉकलेट, ठीक है। जर्नली मैं बता रहा हूं तुम्हें, जर्नली सबसे ज़्यादा जो नॉमिनल प्राइजेस पे चॉकलेट आपको मिलती है, किसी भी ब्रांड की हो, ये वाली बात में तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ना। अगर मैं कहूं ज़्यादातर चॉकलेट 10 रुपये में आ जाती हैं, हाँ आ जाती है ना। अब मैं अगर ध्यान से सुना, मैं पर्क कहूं, मंच कहूं, किटकैट कहूं, डेयरी मिल्क कहूं और 5 स्टार, ये 5 चॉकलेट के जो मैंने नाम लिए, ये 10 वाली अवेलेबल है क्या नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। 10 रुपये अगर कोई बच्चा लेकर जा रहा है, हम भी लेकर जा रहे हैं दुकान पे, ये मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? 10 में 5 स्टार आती है, आती है। डेयरी मिल्क आती है, आती है। किटकैट आती है, आती है। मंच आती है, पर्क आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत जर्नल सी चीज़ है जो कि हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं डेली लाइफ में, लेकिन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझाना चाह रहा हूँ। यार देखो, ऐसा क्यों नहीं होता, मुझे एक बात बताओ कि किटकैट वाले अपनी चॉकलेट का दाम 50 रुपये से कोई चॉकलेट कम की रखे ही ना। बताओ कि मतलब मिनिमम चॉकलेट उनकी जो आ रही है तो 50 रुपये की आ रही है। चलो वो थोड़ी बड़ी भी है, जो भी है, लेकिन मतलब 50 से सस्ती चॉकलेट नहीं बेच रहे वो। क्यों? ऐसा क्यों नहीं करते हैं वो? कितनी महंगी करते हैं, मतलब कि मिनिमम 50 की करें। या डेयरी मिल्क के तो भाई तुम जानते ही हो यार, सिल्क वगैरह ये जो आती है 170-200 रुपये, ये वाली भी आती हैं, लेकिन फिर भी वो 10 रुपये की डेयरी मिल्क क्यों बेचता है डेयरी मिल्क का ब्रांड? 5 स्टार
5 स्टार एक वो 3D आती है 30-30 रुपए की, 35-35 रुपए की। डेयरी मिल्क वालों की, कैडबरी वालों की तो वो भी आती है 30 रुपीज़ 20 रुपीज़ की। फ्यूज़ भी आती है, फ्यूज़ भी आती है। वेरी गुड। वो ज़्यादातर ऐसे कंज्यूमर को टारगेट करता है, उसको पता है, जो टारगेट करता है ना, इसको कंप्लीट करो दिव्यो सेंटेंस को, क्योंकि उसको पता है लोगों के पास चॉकलेट्स में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी पागल नहीं हो जाएगा कि कशिश ने भाई कीचड़ में लोटी लगा ली पापा से रोते रोते, मैं खाऊंगी तो पर की खाऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी, और कोई चॉकलेट इस पृथ्वी पे अगर ला के दोगे मुझे, मैंने उसको फाड़ देना है, जला देना है, फेंक देना है। मचल गई कशिश, मतलब उसने लोट लगा ली रोड पे इस इतनी सी बात के ऊपर। तो लोगों के पास इकोनॉमी के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। हम आने वाले एग्जांपल्स में, जो मैं लेने वाला था पहले एग्जांपल, हम उसमें ये जानेंगे कि इकोनॉमी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब प्रोड्यूसर्स को पता रहता है कि लोग तो ये खरीदेंगे, उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। उस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? अब देखो, मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो मैं आपको ये बता रहा था ना बात, एक मिनट, लेट मी रेज दिस। मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो मैं आपको ये बात बता रहा था ना, कौन सी वाली, कि जो डिमांड और सप्लाई होता है आपस में अपने आप को मैच कर लेता है, कोई भी चीज़ ओवर प्रोड्यूस या अंडर प्रोड्यूस नहीं हो पाती मार्केट इकोनॉमी के अंदर। मार्केट इकोनॉमी कौन सी? जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, होता भी तो बहुत कम होता है, नॉमिनल सा, ना के बराबर ही मानो आप तो। वैसे तो प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइजेस, नीचे देखो, यहाँ पर प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइजेस ही डिटरमाइन कर लेती हैं कि क्या प्रोड्यूस होगा और उसके प्राइजेस क्या होंगे। वही वाली बात है ना, मैंने आपको बोला था, या प्राइवेट इंडिविजुअल कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइजेस क्या होंगे? भाई वो ऐसे डिसाइड कर सकते हैं यार, इतनी सी, जैसे मतलब मान लो, इमेजिन कर लो 10 रुपए वाली जितनी बड़ी किटकैट आती है ना, कल को वही किटकैट उतने ही साइज की, जितनी 10 रुपए की, 10 रुपए में जितनी जिस साइज की आती है, वही किटकैट 100 रुपए की हो जाए। आपको क्या लगता है कि सेम साइज की किटकैट 100 रुपए की हो गई है, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? या किटकैट वालों की प्रोडक्शन और प्राइजेस पे या प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ। पूरे देश के हिसाब से बात करो, 200 करोड़ की आबादी के हिसाब से। हम ये क्या एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? इस एग्जांपल में तो चलो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही काम करेगा, घूमते फिरते इकोनॉमी को अपनी बेसिक रखते हैं ना, बिल्कुल देसी टाइप का। पार्ले जी एंड मैगी, बताओ कौन से घर में नहीं खाई जाती ये दो चीजें? चलो इंसान नहीं खाते, कैसे एटलीस्ट कुत्ते तो खाते ही हैं पार्ले जी। ठीक है, तो पार्ले जी 5 रुपए में आ जाता है। मैगी पहले 10 की आती थी, आई थिंक अब 12 की हो गई, आई थिंक, है ना? 12 या 15 की हो गई है, ऐसी कुछ है, 12 की है मेरे ख्याल से, तो है ना, 12 की। तो 5 रुपए वाला पार्ले जी पूरा हिंदुस्तान खाता है। और मैंने जैसा कि बताया, सुनने वाले बुरा ना माने, आप नहीं खाते होंगे तो आपके कुत्ते खाते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाते हो आप कुत्ते हो, डोंट वरी। तो कोई भी प्रोड्यूसर, पार्ले जी के प्रोड्यूसर और मैगी के प्रोड्यूसर कोई मान लेते हैं, इसके दाम, अगर मुझे एक बात बताओ, पार्ले जी जैसे बिस्किट जो कि आपने टेस्ट कर रखा होगा या फिर इंडिया की जनता नॉर्मली खाती है, कुत्ते वाला एग्जांपल मैंने ले लिया, मजाक बोल रहा था मैं, लेकिन 100 रुपये का अगर इसका रेट कर दिया जाए, 5 रुपये वाले साइज़ के मतलब उतना जितना, मतलब इमेजिन करो कि साइज़ 5 रुपये के पार्ले जी जितना ही है पैकेट का, लेकिन 100 रुपये उसका दाम है। और मैगी 12 रुपये वाली जो मैगी आती है, जो उसका साइज़ होता है, उसका रेट के भाई कोई प्रोड्यूसर ये सोचे कि लोग तो खाते ही खाते हैं, इसका रेट क्यों ना 1000 रुपये कर दिया जाए। तो बताओ, क्या पार्ले जी और मैगी की सेल्स एंड प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट पे फ़र्क पड़ेगा? और हमारी बीइंग अ कंज्यूमर, हमारी कंजम्पशन लेवल पे फ़र्क पड़ेगा? क्या फिर हम मैगी और पार्ले जी रोज़ ला सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि भाई डिपेंडिंग कह रहा हूँ, कंसिडरिंग कि किस साइज़ की आ रही है वो? नहीं ना। कशिश तो यही सोचेगी साल में कब मेरे घर वाले जाए और कब मैं मैगी लाऊं 1000 रुपये की खाऊं बनाकर। इतने में तो कुछ नहीं होना। तो इनके कोई भी रेट ना एक अमाउंट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है? वो इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि कंपटीशन होने की वजह से लोगों को पता है भाई बिस्किट सिर्फ यही थोड़ी ना कि पार्ले जी खाएंगे हम लोग, और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है क्या 5 रुपये में? या फिर मैगी भाई लोगों की अफोर्डेबिलिटी के बाहर से हो जाएगा 1000 रुपये से अगर ज़्यादा वो महंगी हुई तो ये चीज़ है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है, ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं,
प्राइवेट प्लेयर जब उनको पता है कि इससे ज़्यादा लोग कभी बाय करेंगे नहीं, परचेज करेंगे नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, अपने आप प्राइस फिक्स नहीं हो गया इकोनॉमी के अंदर? भाई लोगों की डिमांड है मैगी खाना, लेकिन भाई मैगी तब खाएंगे लोग, ये बोल रहे हैं भाई साहब अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। गरीब लोग भी खाते हैं, अमीर लोग भी खाते हैं, मैगी सबके लिए मैगी है। तो ऐसा रेट रखो ना जो सब लोग खा पाएँ। उसको ऐसा प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो कि सिर्फ अमीर लोग ही अपने ब्रेकफास्ट में कर सकें या फिर जब मूड हो तब खा सके उसको? 1000 रुपये का पैकेट, मैं बोल रहा हूँ 12 रुपये की मैगी वाले साइज़ जितना अगर आने लगे 1000 रुपये का, कौन ही खाएगा? वो तो फिर ऐसी चीज़ बन जाएगी भाई, मतलब शादियों में रखी जा रही हो मैगी रखी हुई है, 1000 रुपये की आती है, हम तो रोज़ खा नहीं पाते हैं, चलो आज यहाँ ठूसते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, अब शादियों में जनरली फूड आइटम्स मतलब किस वैरायटी के रखे जाते हैं? कोई अच्छी शादी होती है, लोग कोशिश यही करते हैं ना, खाने वाले भी और खिलाने वाले भी, जिन्होंने रखा होता है, मतलब लड़की वाले लड़के वाले जिनके यहाँ से भी शादी है, कि बेस्ट टू बेस्ट आइटम रखा जाए उसमें, चाहे वो कॉस्टली हो क्यों ना हो। और खाने वाले क्या देखते हैं जनरली, जो शादी में सिर्फ ठूसने गए होते हैं, कि ये भाई आइटम रेगुलर बेसिस पे एक्सेसिबल नहीं है तो क्यों ना इसको खाओ। किसी शादियों में आपने देखा होगा दिव्यज्योत कशिश, दिल्ली की शादियों में डोमिनोज के पिज़्ज़ा का वेंडर लगा होता है, देखा है? या ज्ञानी की आइसक्रीम लगी होती है, पेस्ट्रीज लगी होती हैं। मतलब कुछ ऐसी यूनिक चीज़ के हम शादियों में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे उस चीज़ को ऐसा, या सोन हलवा लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, मतलब जिनकी कॉस्ट 500 रुपये पर प्लेट या 1000 रुपये तक है। सबसे पहले लोग ना, या बुजुर्ग लोग, चाहे मन हो चाहे ना हो, लेकिन भाई अरे यार ये फ्री का खाने को कहाँ मिलता है, चल इसकी लाइन में लगते हैं, लगे रहेंगे आधे आधे घंटे तक खाने के लिए, और वहीं लड़ रहे हैं भाई साहब आप लाइन में बीच में आ गए, वो आ गए। शादियों में ये हालत है। अब ये यहाँ पर हम लोग किसी की रवैये और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई प्राइवेट इकोनॉमी के अंदर अपने आप ही मैनेज हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर जो डिमांड कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर उसके अलावा कुछ सप्लाई नहीं कर सकते। एक इकोनॉमी के अंदर बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हम पढ़ेंगे वैसे इसको, जिस हिसाब से पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से प्रोडक्शन होती है इकोनॉमी के अंदर। बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादातर फायदा सप्लायर्स को या प्रोड्यूसर्स को क्या चीज़ प्रोड्यूस करने में है? डाइपर्स, मिल्क पाउडर, टॉयस, टीथर जानते हो ना, बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको खुजली होती है तो वो चबाते हैं सॉफ्ट टॉयज को। ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होंगी इकोनॉमी के अंदर। बुजुर्ग लोग हैं अगर किसी इकोनॉमी के अंदर, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, तो ईयर मशीन, वॉकर काइंड ऑफ, स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स, और ताकत बढ़ाने के कुछ चूरन और कुछ दवाइयाँ, ठीक है, कायम चूरन, झंडू पंचारेस्ट। तो इकोनॉमी में मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस हिसाब से पॉपुलेशन होती है उसी हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, और उनका जो प्राइस होता है वो जनरली ऐसा रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पाएँ, एक्सेसिबल बना पाएँ अपने लिए। प्रोड्यूसर कभी भी इतना ज़्यादा हाई रेट चार्ज नहीं करेगा कि उसको पता है कि लोग खरीदने वाले बहुत ही कम रह जाएँ, तो उससे क्योंकि उसका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमने बात करी पहली इकोनॉमी स्ट्रक्चर की, टाइप ऑफ इकोनॉमी की, मार्केट इकोनॉमी की। अब बात करते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी की। नॉन मार्केट इकोनॉमी एक वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर सरकार की दखलंदाजी से मेरा मतलब नेगेटिव टोन में नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे आज़ादी के बाद मैंने बताया था कशिश, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें कि सरकार को हम लोग कंट्रोल दें, यानी कि पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल दें। लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने, क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ तो प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचेंगी। अगर हमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबको अफोर्डेबल बनाना है, फ्री बनाना है, तो उसके लिए तो सरकार ही है ना। सरकार हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। कभी भी आप ये मत बोलना किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कि गवर्नमेंट का एम जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। नहीं, मतलब आप लेमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि करप्ट है गवर्नमेंट, ये वो है, लेकिन बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर आपको हमेशा ये बोलना होता है कि सरकार अगर कोई भी है ना, तो वो हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर हमेशा एक वजह से काम करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? नॉन मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट,
जब गुड्स और रिसोर्सेज को एलोकेट करने की यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आ जाए और प्राइजेस को डिटरमाइन करने की बात आ जाए, सरकार एक रेट से ज़्यादा प्राइजेस को बढ़ने नहीं देती है। जैसे सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ, सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जो आपको लिखने पे नंबर ज़्यादा मिलेंगे। क्या आपने एक चीज़ सुनी होगी, फार्मर्स की हालत बहुत ख़राब रहती है हमारे देश में, उनको उनकी उगाई हुई फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते। ये लाइन सुनी होगी हमेशा। तो सरकार क्या इसके लिए फंडा यूज़ करती है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जब तुम्हारी हार्वेस्टिंग हो जाए, मतलब फसल की कटाई हो जाए, तुम उस पर्टिकुलर अनाज को, वीट को, राइस को, कुछ भी XYZ तुम हमारे पास लेकर आओ, हम उसे मिनिमम इतने रेट में तो खरीद ही लेंगे। कहने का मतलब यह है, बाजार में मान लो सरकार ने बोल रखा है गेहूं, चावल तुम इतना हमारे पास लेकर आओ, हम उसे 100 रुपये पर केजी में खरीद ही लेंगे। वो अलग बात है कि किसान को बाजार में 110 रुपये, 150 रुपये या 200 रुपये पर केजी, मतलब कोई अगर जिसको बेचने के लिए अगर इतना रिटर्न मिल रहा हो तो फार्मर चाहे तो उसको बेच सकता है, नो प्रॉब्लम। मैं ये बता रहा था, आप अगर फिर से पूछ रहे हो तो नॉन मार्केट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जहाँ पे सरकारी दखल अंदाजी ज़रूरी होती है। ये स्पेशली पता है किसमें, जो अंडर डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं या फिर जो डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं या जो कंट्री अभी अभी आज़ाद हुई है, इंडिपेंडेंट हुई है, वहाँ पर हमें ना सबसे पहले बेटर यही रहता है कि रोल हमेशा ना इनिशियल लेवल पे पब्लिक सेक्टर निभाए, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर निभाए रोल। अब यहाँ पर ना मैंने आपको अभी एक रूल बताया ऊपर, क्या रूल बताया अभी आपने वो सुना ना, गवर्नमेंट सेक्टर का हमेशा एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बताओ। सरकार हमेशा एम करती है, काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, राइट? क्या पैसों के लिए काम करती है सरकार हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए? नहीं ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करा जाता है किसके द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। यहां तक बात क्लियर है? पहले मुझे बताओ, ये बेसिक फंडा क्लियर है? अब मैं आपको आगे की बात ये बता रहा था कि जो सरकार है ना, नॉन मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर सरकार ये डिसाइड करती है कि किस हिसाब से गुड्स एलोकेट होंगे, रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, और उनके प्राइजेस को डिटरमाइन करने का काम भी सरकार करती है ताकि रिच और पुअर के गैप को कम करा जा सके। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी जा सकती है, लेट्स सी। यहां पर लिखते हैं, देखो इसको इरेज करते हैं। एमएसपी एक कंसेप्ट होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या कहते हैं एमएसपी को? एमएसपी को हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब सरकार अगर ना हो ना तो देखना तुम्हें, मतलब इस एग्जांपल के थ्रू देखना कि कितनी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। एक सेक्शंस की बात करते हैं, फार्मर्स की। मैं आपको ये बोल रहा था, आपने ये वाली लाइन तो सुनी होगी ना अक्सर टीवी वगैरह पे वो करके, कि किसानों को अपनी उगाई हुई फसलों के उचित दाम कभी कभार नहीं मिल पाते हैं। जो मिडल मैन होते हैं वो उनको फेयर प्राइजेस देते नहीं है हार्वेस्टिंग के बाद। तो हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल की जब कटाई हो जाती है, जब हार्वेस्टिंग हो गई फसलों की, कटाई हो गई फसलों की, अब वो मंडी के अंदर, एग्रीकल्चरल मंडीज़ के अंदर वो अपनी फसल को बेचने निकले। मंडीज इज़ अ न्यूट्रल वर्ड, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हो, ठीक है? ऐसे इंग्लिश में भी आप एग्जांपल में यूपीएससी में यूज़ कर सकते हो दिस वर्ड, MANDIS, मंडीज़, ठीक है? तो एग्रीकल्चर मंडीज़ हम लोग इनको कहते हैं। तो अपनी कटी हुई फसलों को ये लोग जब पूरा का पूरा क्रॉपिंग सीजन ओवर हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, ये मंडीज़ में बेचने निकले। लेकिन इनको दिक्कत ये आती है कि इनको फेयर प्राइजेस नहीं मिल पाते, अपनी फसलों के फेयर प्राइजेस नहीं मिल पाते। सरकार इनसे ये बोलती है डोंट वरी, तुम अपनी फसलों को अगर हमारे पास लेकर आते हो, हम मिनिमम तुम्हें इतने रेट पे तो हम खरीद ही लेंगे, हम तुमसे खरीद लेंगे, और जितना मर्जी लेकर आओ, हम कभी मना नहीं करेंगे कि आज हम नहीं खरीद रहे, कल हम नहीं खरीद रहे। ऐसे दो अनाज होते हैं, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वीट और राइस, या जिसको पैडी कहते हैं। सरकार ने बोला हम गेहूं और चावल तुमसे 100 रुपये पर किलो में खरीद लेंगे। मैं आपको ऊपर ये बता रहा था, जब नेटवर्क चले गए थे हमारी क्लास के, मैं आपको ये बता रहा था ऊपर
कि वो अलग बात है कि फार्मर चाहे ना, अगर दिवजोत कशिश वो अगर उसको कहीं उचित इससे भी ज़्यादा अगर कोई खरीदने के उसके ऊपर तैयार है कि 110 रुपये में हम खरीद लेंगे, 150 रुपये में खरीद लेंगे, 200 रुपये में खरीद लेंगे, जाओ कोई बात नहीं, उसके पास जाके बेच दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि भाई 100 रुपये से कम में तो हम बेच ही नहीं सकते, या मतलब हमें तो बहुत लॉस हो जाएगा, इतने में तो हमारा उगाने का जो खर्चा है फसलों को वही तक नहीं निकल पाएगा, तो सरकार के पास एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आप हमारे पास अपनी फसलों को लेकर आओ, जितनी मर्जी लेकर आओ, 100 किलो, 1000 किलो, 1 करोड़ किलो, कभी सरकार मना नहीं करती। आप कहोगे ये सरकार इतना क्यों खरीदती रहती है फार्मर से मिनिमम प्राइजेस में? भाई ठीक है, सरकार सोशल वेलफेयर के लिए है, लेकिन ये भंडार वीट और राइस के क्यों अपने पास खरीदती रहती है? कभी मना क्यों नहीं करती कि नहीं हम 10 किलो से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, 100 किलो से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे? ये तुम्हें मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब ये एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये चीज़ रियल में एग्जिस्ट करती है दिवजोत कशिश। मिक्स्ड इकोनॉमी, बस ये लास्ट इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर दोनों सेक्टर्स को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी एंड प्राइवेट सेक्टर भी, बोथ सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। मिक्स्ड इकोनॉमी में अंदर क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करा जाता है। सरकार ये नहीं बोलती कि सब कुछ हमारे हाथ में है, और जबकि परमिट करती है कुछ इकोनॉमिक फ्रीडम इन कैपिटल एलोकेशन, ठीक है, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी अलाउड होता है कि अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज वगैरह वो ऑपरेट कर सकें, बट इट ऑल्सो अलाउज गवर्नमेंट टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अचीव सम गोल्स। कंप्लीट तरीके से प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इकोनॉमी नहीं छोड़ी जाती है, यहाँ पर सरकार इंटरफेयर करती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के साथ कौन सी आइडियोलॉजी एसोसिएटेड रहती है कशिश? कैपिटलिज्म के सोशलिज्म? गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचती है, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट होती है गवर्नमेंट, क्या होती है? सोशलिस्ट। और प्राइवेट दिवजोत क्या? हाँ है ना, तो कैपिटलिस्ट बोल सकता हूँ ना मैं उनको। तो यहाँ पर फंडा क्या है, यहाँ पर इकलौता फंडा जो एग्जिस्ट करता है वो ये करता है कि इस तरह की इकोनॉमी के अंदर बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स बोथ को एग्जिस्ट। लेकिन हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करें जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर, सोशलिस्ट सेक्टर भी, कैपिटलिस्ट सेक्टर भी, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ज़्यादातर शुरू में जब देश आज़ाद हुआ 60% ओरिएंटेशन थी सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, यानी कि पब्लिक सेक्टर की तरफ। उसका एक सिंपल सा रीज़न है, बता सकता है मुझे कोई? बताओ। हमने ज़्यादातर शुरू में इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को क्यों दी, बताओ, प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं दी? बताओ जल्दी। जब देश आज़ाद हुआ हमने शुरू में ज़्यादातर इंपॉर्टेंस उसको क्यों दी? पब्लिक सेक्टर को क्यों दी, प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं दी? हाँ पब्लिक सेक्टर को बूस्ट नहीं, पब्लिक सेक्टर को तो चलो खुद नहीं, वो तो खुद गवर्नमेंट है। बूस्ट किसको करना था? इकोनॉमी को बूस्ट करना था। क्या इकोनॉमी को बूस्ट हम लोग कशिश ऐसे कर सकते हैं क्या? दिवजोत जैसे बोल रही इकोनॉमी को बूस्ट करना था, बहुत सही पॉइंट है ये, वेरी गुड दिवजोत। लेकिन क्या हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं इकोनॉमी को बूस्ट कि हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल को सारा रोल दे दें? शुरू में जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, क्या ऐसे हालात थे? हालात वहाँ पर क्या थे? एक तो पॉवर्टी, ऊपर से सोशल इविल्स, ये सोशल इविल्स ही होते हैं वैसे तो, पॉवर्टी वगैरह, इग्नोरेंस, हंगर, डिसीज, ठीक है, माल न्यूट्रिशन की समस्या, और सबसे बड़ी बात हमारी कंट्री जो थी एक प्रकार से एलडीसी थी। एलडीसी तो चलो नहीं बोलते हम लोग इसे, लेकिन अंडर डेवलप्ड थी, ऐसा बोल लेते हैं, अंडर डेवलप्ड थी। तो ये सारे गोल्स को अचीव करना, कि हम लोग प्राइवेट लोगों को अगर पूरा का पूरा कंट्रोल दे देते, तो जब आप सोचो ज़रा, सरकार का इतना कंट्रोल रहा तब जाके अमीर और गरीबों का गैप कम नहीं हो पाया,
क्या हम लोग अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सब कुछ सारा कंट्रोल दे देते तो आपको क्या लगता है कि पुअर और रिच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता कि नैरो होता, वाइड हो जाता कि या कम हो जाता? बताओ। और ज़्यादा वाइडन नहीं हो जाता इनके बीच में गैप? बढ़ नहीं जाता कशिश? बताओ दिवजोत। इसलिए शुरू शुरू में गवर्नमेंट कंट्रोल नेसेसरी था। तो अगर आपसे कोई पूछे मार्केट इकोनॉमी का एक एग्जांपल तो क्या बोलोगे? कोई एक कंट्री बताओ जहां पर मार्केट इकोनॉमी फॉलो होती है, जल्दी बताओ। जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास कंप्लीट लिबर्टी है, बोलो। अमेरिकन इकोनॉमी, वेरी गुड वेरी गुड। नॉन मार्केट इकोनॉमी बताओ जहां पर सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। वेरी गुड, ब्रिलियंट। और ये भी तो कर सकते हैं ना, चाइना और कशिश ऑर्स्टवाइल यूएसएसआर, ऑर्स्टवाइल पुरानी यूएसएसआर जो थी, है ना, याद है? सोशलिज्म और कम्युनिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल बताओ। मिक्स्ड इकोनॉमी इंडियन, इतना सोचने में टाइम लग रहा है तुम्हें, कम वक्त तो। इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।